नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राहत की बात यह है कि कोरोना के नए केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। अभी भी सावधान रहते हुए नियमों की पालना करने की तो जरूरत है ही, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले चिंता को और बढ़ा रहे हैं। देश में 12,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस की पुष्टि हो चुकी है। अकेले हरियाणा की अगर हम बात करें तो 500 से ज्यादा मामले हरियाणा में ब्लैक फंगस के हैं। कई मरीज ब्लैक फंगस से अपनी जान गंवा चुके हैं। परेशानी इन सब के बीच में इस बात की भी है कि फंगस से पीड़ित मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से लगातार इंजेक्शन की डिमांड हो रही है। 15,000 इंजेक्शन के लिए टेंडर भी फ्लोट किए गए हैं। वैक्सीन की कमी भी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि राज्यों को भी डिमांड के हिसाब से वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। हालांकि राज्य सरकारें अपने लेवल पर फार्मा कंपनियों को वैक्सीन का ऑर्डर भी दे रही हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल यहां से उठता है कि बिना वैक्सीन के आखिर कोरोना की ये जंग हम जीतेंगे कैसे, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के स्थितियां क्या हैं ये आप देख रहे हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का दूसरा ये भी है कि टीकाकरण के अभियान में तेजी लाने के लिए आखिर सरकार के पास इस समय मौजूदा दौर में रणनीति क्या है। सवाल आज की बड़ी बहस का तीसरा ये है कि महामारी के दौर में दवा की ये जो किल्लत है ये कैसे दूर होगी, क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाएं वो दवाएं हैं जिनकी आवश्यकता इस समय सबसे ज्यादा है। तो आज इन्हीं सवालों के साथ बड़ी बहस में हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले देश में कितने एक्टिव केस हैं, कितने नए मामले सामने आए हैं और वैक्सीन कितने लोगों को लग चुकी है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कुछ कहा गया, उसको सुनिए। को देश में 37,45,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 24,19,000 केसेस रह गए हैं। और इस तरह से हम देखें तो पिछले 17 दिनों में करीब 13 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं। आज अगर हम देखें तो हमारे एक्टिव केसेस जो 3 मई को 17.13% थे, वह घटते घटते अब खाली 8.84% रह गए हैं। इसी तरीके से हम अगर फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि ऐसे कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर कि पिछले एक हफ्ते से एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। तो आप देखेंगे कि 24 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर उन्हें कंटिन्यूड बेसिस पिछले एक हफ्ते से हम एक्टिव केसेस में कमी नोट कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्टेट भी है जहां पर थोड़ा सा इंक्रीज नोट किया गया है। जरूरत है कि उन स्टेट्स पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर उसी स्थायी से काम चलता रहे। ओवरऑल देश में जो रिकवरीज हैं, दे आर एक्सीडिंग नाउ द नंबर ऑफ ओवरऑल केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस। जैसे कि हम देखते हैं कि आज जैसे 2,11,000 के करीब केस देश में रिपोर्ट हुए हैं, तो रिकवरीज 2,83,000 के करीब रिपोर्ट हुई हैं। यानी कि 71,000 रिकवरीज देश में पिछले 24 घंटे में विज़ावी न्यू केसेस रिपोर्ट की गई है। 23 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी जो रिपोर्टेड केसेस हैं डेली बेसिस पर उनसे अधिक है। देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो फ्री सप्लाईज हैं उनके तहत अब तक हम 14.85 करोड़ लोग जो कि 45 वर्ष से अधिक आयु के उनको कवर कर चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.37 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। और साथ ही जो लिबरलाइज पॉलिसी के तहत जिसमें कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन ओपन किया गया था, वह भी अब स्टेबलाइज हो रहा है और अब करीब 1.39 करोड़ डोजेज देश में उस एज ग्रुप को भी दी जा चुकी हैं। जरूरी है कि एक स्थाई पर जब हम वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तब भी जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, दवाई भी ढिलाई नहीं। तो उसके तहत अगर हमें कोरोना को मैनेज करना है तो दवाई यानी कि टीका के रूप में अगर हमारे को टीका भी लगे, तब भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि प्रॉपर सैनिटेशन, 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग हम कंटिन्यूड बेसिस पर करते रहें। तो आपने देखा कि पूरे देश के अंदर इस समय क्या स्थिति है, उसकी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके कुछ प्रमुख अंश हमने आपको सुनाए हैं। लेकिन अब आपको ग्राफिक के जरिए यह भी बताते हैं कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के आखिर कितने केस हैं, यह भी आप समझ लें। गुरुग्राम में 174 मामले हैं ब्लैक फंगस के, और इसलिए ब्लैक फंगस क्यों चिंता का सबब है ये आपके लिए समझना जरूरी है। हिसार में 107 मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। फरीदाबाद का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर 57 केस जो कि ब्लैक फंगस के हैं रिपोर्ट किए गए हैं।
रोहतक में 40 मामले हैं ब्लैक फंगस के, और इसलिए आप देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर के स्थितियां किस प्रकार की इस समय बन रही हैं। सिरसा में 27 मामले हैं ब्लैक फंगस के जो कि रिपोर्ट हुए हैं। करनाल का ही अगर हम ऐसे जिक्र करें तो 21 मामले करनाल में भी ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। पानीपत के अंदर ये संख्या 20 है ब्लैक फंगस की। फतेहाबाद में 12 मामले ब्लैक फंगस के अब तक सामने आ चुके हैं। अंबाला में 15 मामले ब्लैक फंगस के दर्ज किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर जिले के अंदर जिले दर जिले ये जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार से हैं। भिवानी में 8 मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। पंचकुला के अंदर भी 8 मामले हैं ब्लैक फंगस के। तो तेज़ी के साथ ब्लैक फंगस के केस आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर ये तमाम वो जिले हैं जो किससे प्रभावित हैं और यहाँ पर ये केसेस काफ़ी संख्या में रिपोर्ट हुए हैं। अब इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी की भी बात सामने आ रही है और सरकार ने केंद्र से 12,000 इंजेक्शन्स की डिमांड की है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आंकड़े आपने देखें कि किस तरीके से हैं। सरकार ने 15,000 इंजेक्शन के लिए जो टेंडर है उसको भी फ्लोट किया है। तो कुल मिलाकर के सरकार अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है। साथ ही साथ केंद्र से भी ये डिमांड है कि जो आपूर्ति है ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन्स की वो भी की जाएँ, और आंकड़े भी इन सब के बीच में बेहद तेज़ी के साथ बढ़ते हुए आपको साफ तौर पर दिख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के अब सवाल बहुत महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से आखिर इस महामारी के दौर में और ख़ास तौर से जब उसके साथ पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स के साथ ये दिक्कतें जुड़ रही हों, तो आखिर इसका समाधान कैसे सरकारें निकालेंगी। जो चुनौतियां अभी बरकरार हैं कोविड के दौरान भी, अब चूँकि क्योंकि आंकड़े ज़रूर कम हो रहे हैं लेकिन चैलेंजेस हर स्तर पर हैं और अभी भी थर्ड वेव की आशंका जताई गई है। तो उसको लेकर के तैयारियाँ, दूसरा ब्लैक फंगस या इसी से जुड़े हुए वाइट फंगस, येलो फंगस, ये जो दस्तक हैं इनसे निपटने के इंतज़ाम क्या हैं, क्योंकि ये बहुत घातक हो रहा है। और इससे जुड़ी हुई जो दवाइयाँ हैं जिनको आप जीवन रक्षक दवाइयाँ भी कह सकते हैं, उनकी जो अनुपलब्धता है यानी कि जो उनकी कमी है उसको दूर कैसे राज्य सरकारें करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल बरकरार है। तो कुल मिलाकर के दवा की किल्लत दूर कैसे होगी, वैक्सीनेशन चूँकि अभी एकमात्र बचाव है कोरोना से उसके रोकथाम के लिए, और कि वैक्सीनेशन भी कैसे प्रॉपर तरीके से सभी लोगों तक ये सुनिश्चित हो पाएगा, वैक्सीनेशन की कोई दिक्कत ना हो, वैक्सीन की कमी ना हो, इसमें कैसे तेज़ी लाएंगे, इसका प्लान क्या है सरकार के पास, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि हर स्तर पर चुनौतियां बरकरार हैं। एक तरफ तो कोविड संक्रमण की दर ज़रूर कम हुई है, केसेस ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ वो तमाम गाइडलाइन उसकी पालना करने के साथ साथ चैलेंजेस हर स्तर पर अभी भी देखने को मिल रहे हैं, और ये कैसे दूर होगा, इसको लेकर के प्लान क्या है, इसको लेकर के रणनीति क्या है, इससे निपटेंगे कैसे। दवा की किल्लत, चूँकि हम लोगों ने कोविड जिस समय पीक पर बहुत ज़्यादा केसेस थे उस समय देखा कि कैसे रेमडेसिविर या तमाम जीवन रक्षक दवाइयाँ, ऑक्सीजन, इन सब को लेकर के परिस्थितियां देश के अंदर किस प्रकार की हो रही थीं। हालांकि सरकारों ने अपने अपने स्तर पर काम करते हुए उन सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल ज़रूर किया, और उसी का नतीजा ये है कि लोगों के सहयोग से आप देख रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए दिखे हैं। लेकिन जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है, खतरा लगातार है और आपको अभी भी सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन उन सब के बीच में जो बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है वो कैसे सही तरीके से पूरी हो, वो कैसे लोगों तक उसका फ़ायदा पहुँचे, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि एक तरफ वैक्सीनेशन जो कि आपको कोविड से बचा सकता है, और यही एकमात्र समय सबसे अच्छा विकल्प है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी हम इस महामारी से बाहर आ सकते हैं। दूसरा, जो लोग रिकवर हो रहे हैं यानी कि जो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर बहुत तेज़ी से ये देखा जा रहा है, ब्लैक फंगस का जो संक्रमण है वो देखने को मिल रहा है। शुरुआत में ये केसेस बहुत कम थे, लेकिन अब जिस तेज़ी के साथ, जिस रफ्तार के साथ ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे जो चिंताएं बढ़नी हैं वो लाजमी हैं। सरकार इसको हालांकि अधिसूचित बीमारी घोषित कर चुकी है, महामारी इसको घोषित कर चुकी है। अलग से इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस में, पीजीआई में 20-20 बेड की व्यवस्था भी की गई हैं। दवाइयों की कमी ना हो उसको लेकर के भी लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। लेकिन जब दवा की डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो रही हो तो निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं ज़रूर आती हैं, और वो समस्याएं अभी भी देखने को मिल रही हैं। और अब इसको कैसे जल्द से जल्द दूर किया जाए,
ये एक बड़ा चैलेंज है इस समय प्रशासन के सामने भी, सरकारों के सामने भी, और प्रयास हर स्तर पर ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन हाँ, महामारी के इस दौर में ये सवाल उठने भी लाजमी है कि आखिर ये व्यवस्थाएं जल्द से जल्द कैसे सुधर सकती हैं और कैसे सबसे कम समय में इन व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। ये देखना भी सरकारों का और प्रशासन का काम है। और अब कैसे इसको सही करेंगे, कैसे इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, ये सरकारों के पास इसको लेकर के क्या रणनीति है, आज हम लोग चर्चा इसी पर करेंगे। एक तो दवा की किल्लत, दूसरा वैक्सीन को लेकर के किस तरीके से और बेहतर तरीके से वैक्सीनेट किया जाए लोगों को, इसका प्लान क्या है, ये सबसे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। और अगर वैक्सीन की कमी हो रही है तो फिर महामारी से निपटेंगे कैसे, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में बरकरार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट हों, प्लान प्रॉपर तरीके से बन सकें, रणनीति क्या है इसको लेकर के। और अभी ब्लैक फंगस जो एक नई चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है, इससे निपटने के भी व्यापक इंतज़ाम क्या हैं, प्रॉपर इंतज़ाम क्या हैं, कैसे वो दवाई या वो इंजेक्शन जो कि ब्लैक फंगस के लिए सर्वाधिक ज़रूरी है वो कैसे पूरा होगा, ये चुनौती और ये चैलेंजेस लगातार सरकारों के सामने बरकरार है। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। और निकिता अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। निकिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रेणु राणा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल की। रेणु राणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं। एक तो ब्लैक फंगस इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, इसको लेकर के जो दवाइयां हैं या जो इंजेक्शंस हैं उसकी जो कमी है उसको आप लोग कैसे पूरा कर रहे हैं। और दूसरा वैक्सीनेशन वाले पार्ट पे भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बताएं कि वैक्सीन को लेकर के अभी मौजूदा स्थिति क्या है और ये और कैसे तीव्र गति से इसको आप लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, इसकी रणनीति क्या है आप लोगों के पास। आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं वीरेंद्र जी। देखिए, म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस नाम से जो एक नई चुनौती आप उसको कह सकते हैं, वो हमारे आपके सामने या पूरे देश के सामने, खास तौर पर भारत में हम इसका ज्यादा जिक्र सुन रहे हैं। वो आकर अचानक जब खड़ी हुई तो क्विक रिस्पॉन्स के नाते सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अस्पतालों में उस बीमारी को, उसकी संभाल, उसकी देखरेख की तैयारी हमारे चिकित्सकों की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की है या नहीं, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता थी। सरकार ने पहला कार्य जो किया, जैसे ही इस बीमारी के, इस संक्रमण के मामले उजागर हुए देश के दूसरे हिस्सों में या हरियाणा में पहला भी मामला आया होगा, संभव तो उससे पहले हम लोग सतर्क थे। और सतर्क होने का और सतर्क करने का पूरे सिस्टम को एक पहला कदम था कि इस बीमारी को नोटिफाइड डिजीज जो है, अधिसूचित रोग जो है वो घोषित किया जाए। नोटिफाइड डिजीज इसको क्विकली, शायद हो सकता है देश में सबसे पहले हरियाणा ने इस दिशा में कदम उठाया हो। और इस कदम का अर्थ ये होता है कि एक भी मामला किसी भी चिकित्सक के सामने इस बीमारी के लक्षणों के साथ आता है तो वो उसको ट्रीट तो करे, क्योंकि अगर वो सक्षम है, लेकिन उसकी एक कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है उसी के साथ कि वो जिले के सिविल सर्जन को, सरकारी अस्पताल को इसकी जानकारी दे कि मेरे पास ये पेशेंट आया है। इसका लाभ ये होता है कि सारी की सारी मशीनरी उस मामले को, उस बीमारी को हैंडल करने के लिए उसको जो जो तैयारियां करनी होती है वो दुरुस्त करती है। हमारे पास सही आंकड़े आ जाते हैं। ये कार्य हरियाणा ने किया। अगले चरण के तौर पर दवाई की उपलब्धता की बात थी कि म्यूकर मृत्यु का कारण बन सकता है, म्यूकर माइकोसिस, परंतु म्यूकर माइकोसिस कोरोना की तरह ला इलाज नहीं है। म्यूकर माइकोसिस पहले भी होता रहा है, बहुत कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में उसके संख्या में उसके मरीज आते रहे हैं। और म्यूकर माइकोसिस के बारे में डॉक्टरों के पास कोरोना से अधिक जानकारी है, क्योंकि वो पहले होता रहा है। कोरोना एकदम नया और अजनबी था, इसलिए तैयारी में थोड़ा सा अधिक ऊर्जा लगी और परेशानी प्रारंभिक दिनों में आई। तो म्यूकर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया। सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड का एक वार्ड,
इस बीमारी के संक्रमितों के उपचार के लिए आरक्षित कर दिया गया, ताकि उन पर फोकस करके ध्यान दिया जा सके। दवाई की उपलब्धता की समीक्षा की गई और दवाई जहां जहां से प्राप्त की जा सकती है उन सारे चैनल, सारे मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया गया। अब एक बात समझने की है, मैंने पीजीआईएमएस रोहतक के ईएनटी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव से बात की। उन्होंने कहा कि उनके 20 वर्ष का उनका वायुसेना का अनुभव है, मेडिकल कॉलेजेस का वायुसेना के, और पीजीआई में अभी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कई वर्षों से। पूरे साल में पीजीआई में औसत एक मरीज आता होगा म्यूकरमाइकोसिस का। डॉक्टर चौहान हैं वहां, डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, वो वहां आई के सीनियर प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि 20-25 साल के अपने या इससे भी ज्यादा का शायद उनका आंखों के उपचार का, शल्य क्रिया का अनुभव है। उनके जीवन काल में कुल 4-5 केसेस आए होंगे म्यूकरमाइकोसिस के। तो क्योंकि बीमारी कॉमन नहीं थी, इसलिए उसकी दवाई बनाकर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं रखती। तो तुरंत जहां उसका निर्माण संभव था, केंद्र की सरकार ने उन तमाम लोगों को उस इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। नई कंपनियों को, माने जो अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, कल प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की और समीक्षा के बाद ये सख्त निर्देश, स्पष्ट निर्देश दिया कि और कंपनियां जो इस काम में आ सकती हैं हम उनको अनुमति दे रहे हैं। और दुनिया में जहां कहीं से, जिस विधि से इसका इंजेक्शन वो खरीदा जा सकता है, आयात किया जा सकता है, उसके लिए केंद्र अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। और राज्यों ने, जिसमें हम भी शामिल हैं, यानी हरियाणा भी शामिल है, हमने भी ग्लोबल टेंडर इस दवा के आयात के लिए वो फ्लोट कर दिए हैं। प्रारंभिक दौर में ये किसी को लग सकता है कि एकदम जिसको जितनी दवाई चाहिए वो पूरी की पूरी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस दवा के उपचार के लिए जो टीका या दवाई लगता है वो इंट्रावेनस दिया जाता है, एम्फोटेरिसिन शायद उसका नाम है, वो एम्फोटेरिफिन बी, उसकी उपलब्धता, उसमें रेमडेसिविर जैसा संकट मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, एक संकट तो होता है प्रभु कि जब भी कोई नई बात आती है तो कुछ चोर, उचक्के, समाज विरोधी तत्व, कुछ टूल किट गैंग के लोग वो नकली स्कार्सिटी क्रिएट करके पैनिक, भय का माहौल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे जब हम ऑक्सीजन और बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी से जूझ रहे थे पिछले कुछ दिन पहले, अचानक मरीज ज्यादा आ गए थे, तो कुछ लोग ऐसे सक्रिय हो गए थे जो ऑक्सीजन सिलेंडर का भी ब्लैक करने लग गए थे। कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो रेमडेसिविर के सहारे लोगों को मार करके खुद तर जाना चाहते थे। और कुछ राजनीतिक लोग अपने ही देश में ये योजना बनाते हुए पकड़े गए कि नकली तरीके से टूल किट के सहारे से अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड पर काबिज हो जाओ। वीरेंद्र जी, अब यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। अब मैं निकिता जी को लाता हूं चर्चा में, जो जिनको आप दिलवाना चाहते हो। तो ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग अगर कहीं होंगे तो हम उनका भी इलाज बांधेंगे, मरीजों का इलाज करेंगे। आप कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है निकिता जी, ठीक है निकिता जी, इन्फेक्शन फैलाने वाले लोग हैं, उनका भी इलाज करने के लिए सरकार की पूरी तैयारी। ठीक है निकिता जी, सरकार की तैयारी पूरी है। निकिता जी, पहले तो मैं ये बात कहूँ कि जो बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं काफी सक्षम हैं झूठ बोलने में। ये कहते हैं कि ये बहुत ही सतर्क रहे हैं ब्लैक फंगस के केस को लेकर, बट मैं उसका यहाँ पे पर्दाफाश यहाँ पे सीधे तौर पे करती हूँ। जो पहले कुछ केसेस जब ब्लैक फंगस के आए थे, बिहार साइड में आए थे, वो अप्रैल में आए थे, तभी सतर्क हो जाना चाहिए था हमारे राज्य सरकार को भी, बट ये लोग नहीं हुए। मई के पहले हफ्ते में हमारे राज्य में कुछ केसेस सामने आए और हमारे प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने पहले ही मुख्यमंत्री जी को पहले हफ्ते में मई के एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लीज सतर्क रहिए, ये ब्लैक फंगस के केसेस बहुत ही तेजी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और साथ के साथ उन्होंने ये भी उनसे कहा कि ब्लैक मार्केटिंग जो है, ये जो एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन जो इस बीमारी से लड़ने के लिए जो काम आता है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि वैसे ही
मार्केट में इस इंजेक्शन की कमी महसूस की जाने लगी थी। तो ये चीज पहले हफ्ते में के ये चीज हमने पॉइंट आउट करी थी, और इनका जब पहला जो इन्होंने कदम उठाया है इस ब्लैक फंगस के को टैकल करने के लिए, वो इन्होंने किया है मई 23 को। ये ट्रिब्यून के एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि पहला रिस्पांस जो है सरकार की ओर से, जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है हरियाणा में, उनका पहला रिस्पांस 23 मई को आता है। अब आगे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप मान लीजिए आज की डेट में अगर हमारे यहाँ पर 500 अगर लोग संक्रमित हैं या फिर उनको ब्लैक फंगस की बीमारी लग चुकी है, तो उसके मुकाबले जो हमारे पास एल्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन जो इसमें काम आता है, उसकी कमी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। 500 लोगों के लिए हमारे पास उचित मात्रा में ये इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। मैं आपको इसमें बता देती हूँ, लगभग ये जो बीमारी है इसको ठीक करने के लिए या इसको ट्रीट करने के लिए लगभग 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, और 4 से 6 हफ्तों में लगभग 90 से 120 इंजेक्शन ये जो एम्फोटेरिसिन बी का जो इंजेक्शन है वो लगता है। अब उसके हिसाब से अगर हम आज का आंकड़ा देखें, अगर मान लीजिए 500 आज हमारे केसेस है, जबकि 500 से ज्यादा हैं आज की डेट में, बट मान लीजिए 500 का भी आंकड़ा है, तो लगभग मैं मान लूँ लोअर साइड में अगर 90 इंजेक्शन भी हर एक क्या कहते हैं पेशेंट को लगे, तो हमें लगभग 50,000 के आसपास के इंजेक्शन की जरूरत है इस वक्त। बट इन्होंने जो ऑर्डर दिया है, जो इन्होंने दरख्वास्त करी 23 मई को सेंटर से, इन्होंने ऑर्डर उनसे मांगा 12,000 वायल्स का। केवल 50,000 की हमारी अभी फिलहाल डिमांड है, जो अगले 2-3 दिन में तो डबल होने वाली है, मगर इन लोगों ने सिर्फ 12,000 की मांग करी है सेंटर से। और ग्लोबल टेंडर भी अभी इन लोगों ने 2-3-4 दिन से पहले इन्होंने निकाला है 15,000 का। तो कुल मिला के 12,000 प्लस 15,000 आपका कितना बनता है? 27,000। तब भी अब आधे योर हाफ शॉट, जहाँ पे 50,000 की आपको जरूरत है, वहाँ आपके पास सिर्फ 27,000 के जो अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने आज सेंटर से दरख्वास्त करी या टेंडर फ्लोट किया अगले दिन इंजेक्शन मिल जाते हैं, नहीं। तो आप देख लीजिए, ये है इनकी सतर्कता, ये है इनकी प्रिपेयर्डनेस। इनकी प्रिपेयर्डनेस पहले ही खोखली थी, आज भी उतनी ही खोखली है। इनके जो फर्जी जो निकिता जी, आपने जो बात कही उसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। निकिता जी, उसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, और चूंकि देखिए इत्तेफाक ये है, निकिता जी देखिए इत्तेफाक ये है कि हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है कि वो इसका समाधान कर देंगे। डॉक्टर दानिश जमाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो मैंने आपको बताया है वो बकायदा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। नहीं ठीक है, नहीं निकिता जी देखिए, निकिता जी मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, आपने जो बात कही, लेकिन देखिए लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। मैं चाह रहा हूं कि डॉक्टर दानिश जमाल जी से मैं उस पर थोड़ा एक रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर दानिश जमाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर दानिश जमाल जी आपका। दानिश जमाल जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, एक तो अभी यहाँ पे इंजेक्शंस को लेकर के, एम्फोटेरिसिन बी को लेकर के बातचीत हुई, ब्लैक फंगस के अंदर क्या जितने भी पेशेंट हम लोग अभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या जो भी एडमिट हो रहे हैं, क्या सबको उस इंजेक्शन की जरूरत होती है या फिर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आप उस इंजेक्शन का यूज करते हैं? मैं चाह रहा हूं थोड़ा इसको क्लियर करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। दानिश जमाल जी। नहीं, अगर ब्लैक फंगस की बात करें जो कि म्यूकर माइकोसिस होता है, वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस एम्फोटेरिसिन बी ही होता है। तो उसमें इसके साथ दूसरी दवाइयां जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन इस दवा का उस इलाज में होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब बिल्कुल एक छोटी सी बात अगर मैं ऐड कर सकूं तो मैं अपनी बात। हाँ निकिता जी, ठीक है निकिता जी, मेरा डाउट था, मेरा क्लियर हो गया। हाँ ठीक है निकिता जी, आप कंप्लीट करें, मैं एक एक करके सबके पास आता हूँ। हाँ निकिता जी। तो मैंने वही आपको पूरा आंकड़ा दिया, वो भी जो बिल्कुल बकायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिया है, जो गवर्नमेंट की ओर से आंकड़े हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पेश किए हैं। यहाँ पे कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं है, जैसे बीजेपी हमेशा करती है अपने आप को बचाने के लिए। ये वही मैं कह रही हूँ, इनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, आऊंगा वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप आराम से जवाब दीजिएगा। अभी मैं रेणु राणा जी के पास भी जाऊंगा। निकिता जी आप कंप्लीट करें। बस हाँ, मैं ये कह रही थी, इनकी जो प्रिपेयर्डनेस है ब्लैक फंगस को लेके उतनी ही खोखली है जितनी ये सेकेंड वेव के समय थी। जितना नुकसान सेकेंड वेव में हरियाणा के लोगों को हुआ है, कोरोना की वजह से नहीं हुआ है वो, बल्कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी,
वेंटिलेटर्स की कमी, आईसीयू और नॉर्मल ऑक्सीजन बेड जो हॉस्पिटल के हैं उसकी कमी की वजह से है। बिल्कुल। और आज जो ये चैलेंज ब्लैक फंगस के साथ है, वो भी केसेस मोस्टली जो है हमारे मेडिकल कॉलेजेस को रेफर किया जा रहा है। बहुत से जिलों में इस बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आपने कमी को उजागर कर दिया, आपने बताया। ठीक है, चलिए। रेणु राणा जी, क्या आपको लग रहा है रेणु जी कि इस समय प्रदेश के अंदर जो स्थितियां, खासतौर से अगर ब्लैक फंगस का स्पेसिफिकली हम लोग जिक्र करें, क्योंकि वीरेंद्र जी ने बताया कि हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दवाइयों को लेकर के, चूंकि अब उतना प्रोडक्शन होता नहीं था, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है। सेटिस्फाइड है? आपको लग रहा है कि वीरेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो सही नहीं है? सबसे पहले मैं इंडियन न्यूज की जनता को ये बात बताना चाहती हूँ और जागरूक करना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी का तो एक ही काम है कि आग लगने के बाद कुआं खोदना। ये लोग आग लगने के बाद कुआं खोदते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। हरियाणा में 30 लाख शुगर के मरीज हैं और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी जो है उनके ऊपर ज्यादा अटैक कर रही है। तो मैं इसे पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है कि इन्होंने कैसी तैयारी या कैसे जागरूक अभियान, और शुगर के जो हरियाणा में 30 लाख शुगर के मरीज हैं उनको लेके इन्होंने क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां उन लोगों तक पहुंचाई है, उन्हें जागरूक किया है? पहले मैं उनसे ये बात जानना चाहती हूँ। मरीज को लेकर इन लोगों ने तैयारियां क्या की थी? कोरोना को लेकर इन लोगों ने कोई तैयारी नहीं की थी। जिस वक्त हमारे जो रिसर्चर है, हमारे डॉक्टर की टीम है, उन लोगों ने जब इनके भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को जब इस बारे में चेतावनी दी और जताया कि भयंकर बीमारी कोरोना की सेकंड वेव जो है अब हिंदुस्तान में आने वाली है, तब ये लोग जो है ना बंगाल की रैलियां कर रहे थे। इन लोगों को कोरोना से डर लगता ही नहीं है। हम जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है ना, एक ग्राउंड पे काम करती है। हमें किसानों की इस वक्त चिंता थी। हमारे नेता ने टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर जाकर अपने किसानों का भी ध्यान रखकर अपने हरियाणा की जनता का ध्यान रखते हैं, वहां पर हॉस्पिटलों का निर्माण कराया। हमारे नेता मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री नहीं है, बावजूद उसके उन्हें अपने हरियाणा की जनता की इतनी चिंता थी कि जहां उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर अस्पतालों का निर्माण कराया। और अब भी ब्लैक फंगस से जिस तरीके से हरियाणा की जनता जूझ रही है, उसको लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता सभी सब किसी भी तरीके से हरियाणा की जनता को उससे निजात दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं रेणु राणा जी, देखिए ये तो सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी, क्योंकि जनता की भलाई के लिए आप लोग हैं। अगर सत्ता में हैं तो सिर्फ जरूरी नहीं कि विपक्ष में बैठें तो आप लोग ना करें, या अगर आपके पास पावर नहीं है, आप लोग अल्टीमेटली सेवा करने के लिए बहुत अच्छा काम है, आप लोग करें। डॉक्टर दानिश जमाल जी, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि ब्लैक फंगस अगर जानलेवा होता हुआ नजर आ रहा है तो क्या इसमें अर्ली स्टेज में इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है? या इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो दवाइयों का भी यहाँ जिक्र हो रहा था उसकी शॉर्टेज है, उसकी कमी इसलिए है चूंकि इतनी भारी संख्या में केसेस नहीं थे, इस वजह से ये जानलेवा हो रहा है? असल स्थिति क्या है, ये जानलेवा क्यों हो जा रहा है, या बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में क्यों पहुंच जा रहे हैं लोग? एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या समझा सकते हैं? ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही है कि यह बीमारी पहले बहुत कम होती थी और इस कारण इसकी दवा की उपलब्धता पहले जरूरत नहीं थी तो इतनी ज्यादा नहीं थी। यह बात जो चौहान साहब ने कही है बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी डिटेक्शन कम क्यों हो पा रही है या जल्दी समय से इसे नहीं पकड़ा जा रहा है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी जानकारी करने के लिए जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि मरीज को इसके लक्षण बताने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, उसके गले के अंदर दिक्कत होती है तो उसके लक्षण मरीज समय पे समझ नहीं पाता है, या उसको यह नहीं पता होता है कि ब्लैक फंगस के ये लक्षण है। तो उसको अगर हम अपने मीडिया के द्वारा, अपनी सरकार के द्वारा, अपने तंत्रों के द्वारा अगर उस तक ये बात पहुंचे कि अगर मेरे यहाँ पर भारीपन हो रहा है, या मेरी आंख में एक तरफ सूजन आ रही है, मेरी नाकों के तरफ भारीपन है, या कोई काले धब्बे पड़ रहे हैं, या गले के अंदर कोई नया काले रंग का निशान बन रहा है, दर्द बहुत बढ़ रहा है, नाक से मेरे खून आना शुरू हो गया है, तो वो केवल ब्लड थिनर के कारण नहीं हो रहा है, उसमें कुछ म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस की बात हो सकती है। तो इसकी इत्तला जल्द से जल्द डॉक्टर को करें, क्योंकि कोरोना के अंदर ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर हर दिन खोलकर आपका मुंह चेक कर पाएगा, क्योंकि कोरोना फैलने वाली चीज होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मरीजों के अंदर, डॉक्टर अब कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जागरूकता बढ़ाई जाए, लेकिन यह तो आज के समय में हर मरीज के पास हर तरह के साधन है, सोशल मीडिया से एक्सेस है। इवन अगर वो अस्पताल के बिस्तर पे भी है तो वहां भी उसके पास एक्सेस पूरी तरीके से है। तो हमारा काम है, सबका काम है, हमारा भी काम है, और सरकार के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, मीडिया है, सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि लक्षण मरीज समझे और वो जल्द से जल्द उसके बारे में सामने आए
ताकि सही समय पे उनका उपचार किया जा सके। डॉक्टर दानिश जमाल जी, important बात है। एक सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूं, उसके बाद मैं फिर पॉलिटिकल चर्चा की ओर बढ़ जाऊंगा क्योंकि तमाम मेहमान हैं मेरे साथ। डॉक्टर दानिश जमाल जी, मुझे बताइए, चूंकि आपने कहा कि अवेयरनेस इसमें एक सबसे बड़ा की है, जो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट हैं, अगर उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई हो पा रहा है या हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये ज्यादातर पेशेंट वही हैं जो कि कोविड से रिकवर हुए हैं, क्या वहां पर आपको लगता है कि जो पेशेंट रिकवर होकर के घर जा रहे हैं या जो डिस्चार्ज हो रहे हैं या जो होम आइसोलेशन में हैं, वहीं से इस पर काम कर देने की आवश्यकता है कि पहले ही अलार्मिंग सिचुएशन है, या फिर उनको जागरूक कर दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि आपको ये चीजें या इस चीज का ध्यान रखना है, क्या वहां से शुरुआत हो? हर एक मरीज को, ना सिर्फ जो डिस्चार्ज होने वाला हो, बल्कि जो वार्ड में आ रहा है या जो भी सिस्टम के अंदर एंटर कहीं से भी कांटेक्ट में आता है, मेडिकल सिस्टम में कहीं से भी कांटेक्ट में आता है, उसको का ब्लैक फंगस के जानकारी जरूर होनी चाहिए कि भाई इस तरह के लक्षण हो तो आप तुरंत इत्तला करें। अपने जो नर्स आपको देख रहा है, जो बॉय आपको देख रहा है, जो डॉक्टर साहब आपको आके देख रहे हैं, उनको तुरंत इत्तला करें, या टेलीफोन के जरिए अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में हैं, पोस्ट कोविड हैं आप, तो वो जरूर इत्तला करें, अपने डॉक्टर के पास संपर्क में हो और अपना जल्द से जल्द इलाज शुरू कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल चलिए, ठीक है वीरेंद्र जी, अब आप जवाब दें। देखिए, मैं निकिता जी और रेणु जी दोनों को थोड़ा सा ठीक करवाना चाहूंगा, बहुत विनम्रता के साथ, दोनों बहनों के प्रति पूरे आदर के साथ। निकिता जी ने आंकड़े दिए कि इतने मरीज हैं, एक मरीज को इतने दिन तक इंजेक्शन चाहिए, हर एक को इतने इंजेक्शन प्रतिदिन चाहिए। एक उन्होंने जिस अंदाज में वो आंकड़े दिए, प्रत्येक मरीज की रिक्वायरमेंट मान लीजिए वो हो भी, तो निकिता जी थोड़ा सा इसमें गणित से आगे बढ़कर सही गणित बताना चाहिए लोगों को, भ्रम फैलाने के बजाय। और सही गणित ये है कि हर मरीज को अगर 2 महीने ट्रीटमेंट करवाना है तो 2 महीने के इंजेक्शन उसके सिरहाने पर आज ही रखने हैं, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये कुछ ऐसी ही बात होगी कि पानी की थोड़ी सी किल्लत है, आपूर्ति पर्याप्त नहीं है गर्मी के मौसम में, और आप मटके लेकर के घर में कंजम्पशन 1 दिन की 2 दिन की 2 मटके है, और हर ग्रामवासी वो 60 दिन का पानी एक ही दिन लेने के लिए नल के सामने जाकर खड़ा हो जाए, तो उससे क्या होगा कि लोगों को उस दिन जितना पानी चाहिए, अगले दिन जितना पानी चाहिए, उसके लिए भी मारामारी करनी पड़ेगी, हल्ला मचेगा। तो निकिता जी, आपका गणित आधा ठीक है, लेकिन वो इतना भ्रामक है कि जो दवा 1 महीने बाद जितने इंजेक्शन चाहिए, आप आज ही उतने इंजेक्शन होने की मांग कर रही हैं। दवा है, दवा आ रही है, दवा की प्रोडक्शन और इंपोर्ट की प्रक्रिया जारी है, उपलब्धता बढ़ेगी। किसी मरीज को दवा की उपलब्धता न होने के कारण हम उसके प्राण नहीं जाएं, इसकी बात सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृपा करके वैसे आंकड़े मत दीजिए जैसे आंकड़े आपके नेता राहुल गांधी रफाल को लेकर देते थे। जितनी बार बोलते थे अलग आंकड़ा लेकर आते थे। 1 मिनट, बीच में मत बोलिए निकिता। निकिता बीच में नहीं, बीच में नहीं निकिता जी, निकिता जी बीच में नहीं, निकिता जी बीच में नहीं, निकिता जी ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए, इनको रोकिए, मैं इनके बारे में नहीं बोला था। निकिता जी, निकिता जी, इनको ठीक है, निकिता जी मुझे पता है, ठीक है भाई, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया। निकिता जी, आप उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन ठीक है, आपका समय आने पर। ठीक है निकिता जी, निकिता जी, देखिए चर्चा डिस्टर्ब होती, निकिता जी चर्चा डिस्टर्ब होती, फिर इसके बाद फिर मैं आपको ही समय नहीं दे पाऊंगा, ना आपको दे पाऊंगा ना रेणु राणा जी को, फिर आप लोग कंप्लेंट करोगे, इसलिए ठीक है, इनकी बात कंप्लीट हो जाए, मैं आप लोग के पास आ रहा हूँ। लेने दीजिए, आपको जो कहना हो कह लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बोलिए। आऊंगा राणा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, वीरेंद्र जी की बात कंप्लीट हो गई। आंकड़े दीजिए, लेकिन आंकड़ों के खेल में लोगों को भरमाइए मत, अन्यथा वही हाल होगा जैसा आपका रफाल में आपके शिखर नेता का हुआ। ऐसे ही रेणु जी ने कहा कि हरियाणा में, सुन लीजिए एक बार, आप अपनी बारी में सब कुछ कहिएगा, आपने बहुत कुछ कहा, आगे भी कह लीजिएगा। रेणु जी ने कहा कि हरियाणा में 30 लाख शुगर के मरीज हैं, उन सबको एम्फोटेरिसिन बी चाहिए। नहीं रेणु जी, हर शुगर के मरीज को ये बीमारी ना पहले कभी हुई, ना आने वाले दिन। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए बहन जी, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं
गलत नहीं बात नहीं है। वीरेन जी मेरी बात वीरेन जी पूरी करने वीरेन जी दीजिए। उन्होंने एम्फोटेरेफिन बी की बात नहीं की, ये बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे उन्होंने मेरी ये कहा बात कि आप पूरी उनको करने अवेयर कर दीजिए। पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपने मुझे उनको मेरी बात जागरूक कहने किया कि दीजिए। नहीं किया? मुझे मेरी बात कहने दीजिए। ठीक है, डिबेट का मुद्दा मुझे- आयुष जी, डिबेट का मुद्दा इनको ये रोकिए, हुआ है। मेरी तो बात पूरी होने दीजिए। आयुष भाई, ये रेणु गलत जी तरीका है। रेणु जी सुन ले पहले। आयुष जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। हम्म, रेणु जी ने कहा हरियाणा की सरकार तैयार नहीं है इस बीमारी के इलाज के लिए, म्यूकरमाइकोसिस के लिए, क्योंकि हरियाणा में 30 लाख मरीज है, उन सबको एम्फोटेरेसिन चाहिए। भाई म्यूकर होगी तो एम्फोटेरेसिन चाहिए ना, और वो हर एक को नहीं होगा। तय मानिए, शुगर के मरीज पहले भी यहीं थे, आगे भी रहेंगे। वे अपनी बीमारी से सही तरीके से लड़ते रहेंगे। उनको जहां किसी मदद की आवश्यकता होगी हम देंगे, लेकिन ये मत कहिए, सुनिए, बीच में मत बोलिए, ये मत कहिए कि हर मरीज को जरूरत है। एक इन्होंने बड़ा श्रेय लिया कि हमने 1 मिनट, बीच में मत बोलिए, फिर मैं आपकी बारी में नहीं बोलूंगा, फिर मैं आपकी बारी में नहीं रेणु जी देखिए ऐसे नहीं होगा ना, फिर आप बोलेंगे, फिर वीरेन जी आपके बीच में बोलेंगे, आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। मैं फिर बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपना अपना समय आने पर बोले। वीरेन जी की किसी बात से आपको अगर इत्तेफाक नहीं है तो आप उसको बिल्कुल काउंटर करिएगा, मैं आपको समय दूंगा। वीरेन जी कंप्लीट करें। मुझे 2-3 वाक्यों में अपनी बात कह लेने दीजिए। रेणु जी ने कहा कि ये किसानों को लेकर बड़े चिंतित हैं, इनके नेता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वो बड़े चिंतित हैं। सबको चिंतित होना चाहिए, और अगर आप चिंतित हैं तो एहसान क्यों जता रहे हैं किसानों पर या प्रदेश की जनता पर? ये तो सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी है, आपकी भी है। आपने वहां सिंघू बॉर्डर पर कोई क्लिनिक, अस्पताल जैसी कोई चीज बनाई है तो अच्छी बात है, आपका अभिनंदन। परंतु आप और आपकी पार्टी तो वो अपराध कर रहे हैं कि आप किसानों को उकसाकर सिंघू बॉर्डर पर, फलाने टोल पर, धमकाने मोर्चे पर बैठे रहने के लिए कह रहे हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। किसानों को जहां घर लौटने की सलाह देना आपकी जिम्मेदारी बनती थी संकट के समय में, आप कह रहे हो वहीं डटो, वहीं रुको, वहीं हल्ला करो, वहीं सरकार को बदनाम करो, वहीं सरकार के खिलाफ हल्ला करो। किसानों के हितैषी हो क्या? ऐसे होते हैं क्या किसानों के हितैषी? प्रधानमंत्री बंगाल में रैली करते हैं, आपके भी प्रधानमंत्री है वो, आपके भी प्रधानमंत्री है। शिष्टाचार सीखिए, शिष्टाचार सीखिए। अरे चलिए ठीक है, चलिए दवाइयों की कमी पर जिक्र करते करते बंगाल पहुंच गए हम लोग। ठीक है ठीक है, हरियाणा पर आ जाते हैं, बंगाल से फिर से हरियाणा पर आते हैं। निकिता जी चलिए ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। निकिता जी चलिए, निकिता जी ठीक है। रेणु जी बंगाल से आ जाते हैं, वापस आइए, हरियाणा में आइए, हरियाणा में आ जाइए। ठीक है रेणु जी देखिए, फिर मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे सबको समय देना बराबर से। ठीक है चलिए निकिता जी, ये समय किसानों को घर जाने ठीक के लिए है कहने ठीक का था, है चलिए। लेकिन जो लोग अब निकिता जी ठीक है, निकिता जी आप बात का जवाब दें, वीरेन जी की बात का जवाब दें। ठीक है रेणु जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है निकिता जी, अगर हम भाजपा सरकार के वैज्ञानिक जो सूझबूझ है उसके अनुसार अगर हम चले, और अगर उनके हम गणित की सूझबूझ से हम चले, तो आज हमारे प्रदेश और देश में वही हालत होगी जो हमारी वैक्सीन की है। वही एम्फोटेरेसिन बी की कमी उतनी होगी जितनी हमारी वैक्सीन की थी, और अभी पिछले कुछ महीनों में रेमडेसिविर की थी। तो इनकी प्रिपेयर्डनेस जो है 0 है। वैक्सीन का आप देख लीजिए, इन्होंने जब पूरी दुनिया ने एडवांस ऑर्डर्स अपने 93% पॉपुलेशन के लिए जुलाई 2020 में कर दिया था, हमने पहला ऑर्डर जाके दिया जनवरी 2021, दूसरा ऑर्डर हमने दिया 28 अप्रैल को, जिसके बाद 1 मई को हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी जिसमें स्लॉट्स नहीं है और वैक्सीन की शॉर्टेज है। और यही मैं कह रही हूँ बार बार कि इनकी सूझबूझ जो है ये वैज्ञानिक नहीं है। ये लोग एक्सपर्ट्स की राय तो लेना दूर, उनको तो जो वो कहते हैं उनको भी नकार देते हैं, और उनकी तो धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं ये लोग। सोशल मीडिया पे उनके अगेंस्ट कैंपेन चला देते हैं। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि एम्फोटेरेसिन बी की जो आज ब्लैक मार्केट हो रही है वो लगभग जो 1000 रुपए पर इंजेक्शन एक दिन में लगेंगे, वो आज 15,000 रुपए में ब्लैक मार्केट में दिख रहा है। अभी तक इन्होंने इस चीज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने 1 मई को इसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बारे में लिखा भी था, सतर्क भी किया था, बट आज मई खत्म होने को आए हैं, इन्होंने इस चीज के बारे में कुछ नहीं किया। मार्केट में जाके आप खुद आपके रिपोर्टर्स पता कर सकते हैं, 15,000 तक का एक इंजेक्शन लग रहा है, जबकि आप सोच लीजिए, मैंने आपको आंकड़ा दिया कि लगभग इसका ट्रीटमेंट जो है 4 से 6 हफ्तों तक चलता है। लगभग 90 से 120 इंजेक्शन
लगने होते हैं। तो मान लीजिए एक ही दिन लगवाओगे क्या सबको वो? एक जो है जो एक एक ही दिन लगेंगे क्या well to do निकिता बहन? से नहीं आता, उसके लिए ये इसका ट्रीटमेंट तो हाँ बहुत ही नहीं ठीक है, लेकिन ये निकिता जी और देखिए फैक्चुअली थोड़ा सा इसको करेक्ट महाराष्ट्र करिएगा, क्योंकि की वीरेंद्र जी ने जो ट्रीटमेंट बात फ्री उठाई करते देखिए हैं ये टेक्निकल बात है ना। आपने कहा कि देखिए एक व्यक्ति को अगर इतने 90 इंजेक्शन लगने तो एक ही दिन में नहीं लगने ना, उसका ट्रीटमेंट जितने दिन मैं चलेगा नहीं कह रही वो हूँ, अगर टोटल डोज है इन्होंने ना, अभी तक वो टोटल डोज है ना। ऑर्डर जो है लेट किया है, 500 लोग जिनको ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है वो कब तक वेट करेगा? आज के दिन स्टॉक ही नहीं है आयुषी। आज के दिन जो 500 लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, एक्टिव केसेस हैं, उनको इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, तो वो आप उनको जाने देंगे क्या? भ्रम मत फैलाइए, कोई अकाउंटेबिलिटी आप नहीं फैलाइए, लगाएंगे? सरकार कृपा करके भ्रम मत फैलाइए। क्या इस चीज की? सबको दवा मिल रही है, सबको देंगे। आपको अप्रैल में आप जानकारी भ्रम मत थी। फैलाइए। आप अभी तक 23-24 मई तक आप लोग कर क्या रहे थे? अकाउंटेबिलिटी हम तो दवा दे रहे थे, हम टूल किट नहीं बना रहे थे बहन जी, हम टूल किट नहीं बना रहे थे, हम दवा दे रहे थे, इलाज कर रहे थे, इलाज कर रहे हैं। आप टूल किट में पहले व्यस्त थी, आज भी टूल किट लेकर के स्टूडियो में बैठी हुई हैं। फर्जी वेबसाइट बनाते हैं आप टूल किट लेकर बैठी हो स्टूडियो में, एक दिन में 90 इंजेक्शन लगवाना चाहती है एक मरीज को। लड़ाइयाँ लड़ रहेंगे हम लोगों को मुद्दे पर आपकी माँ का प्रदेश की बात करें अगर वजह से आपको झूठ बोलना कोरोना से जो कोरोना से जो लोग मरीज मरे हैं लोगों की जान पर बोलते हैं कि गिनने की क्या जरूरत हो चुका है। इकलौता किसी तरह से कमाओ खुद घर से चला मतलब कि वो चला गया दुनिया छोड़कर, शर्म आनी चाहिए। प्रदेश सरकार कर रही है, क्या राहत मिल रही है उनको? सीरियसनेस है ये आपकी कोरोना को लेके, ये सीरियसनेस है। आज तक मुझे अभी तक स्लॉट मुहैया नहीं हुआ है वैक्सीनेशन का वीरेंद्र जी। 18 से 44 के लिए आपने रजिस्ट्रेशन तो खोल दी, एक स्लॉट नहीं मिलता गुड़गांव में। दूसरी बात ये, आज तक रजिस्ट्रेशन के लिए कौन रजिस्टर कर पाएगा? क्या मैं उत्तर देता हूँ, पढ़ा लिखा लड़ाइयाँ लिटरेसी जिसमें देश का कैसे करेगा? मैं इनको उत्तर दे दूं, वैक्सीन का कैसे उनको बुक कर पाएगा? इसकी आपने सोचिए, आपने ये रणनीति इसलिए अपनाई क्योंकि अब वीरेंद्र जी आज देखिए आपकी दो बहनें हैं यहाँ पर, इसलिए मुझे लग रहा है कि सवाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और आपको जवाब ठीक है, मैं समय दे दूंगा आपको। ठीक है रेणु राणा जी मुझे बताइए, ठीक है चलिए अभी आप कह रहे हैं ये टूल किट अभी आप भी बंगाल तक पहुंच गए थे ना, ठीक है यही तो है ना, पॉलिटिकल लोग जब बैठते हैं तो फिर वो बंगाल में पूरे देश का जिक्र हो जाता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, मुझे बताएं रेणु राणा जी, देखिए जो बात वीरेंद्र जी ने कही वो भी बात बिल्कुल फैक्चुअली सही है। आपने कहा कि 30 लाख के आसपास अगर लोग शुगर के पेशेंट हैं तो वो सारे के सारे ब्लैक फंगस की जद में नहीं चले जाएंगे ना? अवेयरनेस मैंने यही कहा था कि क्यों नहीं अवेयर करके उनको आप दवाई की बात कर रही थी, अब झूठ मत बोलिए, क्यों नहीं उनकी दवाइयों को फ्री में झूठ मत दिया बोलिए, जाता? सबने सुना आपको यहाँ। महाराष्ट्र में उनको फ्री कर दिया। यहाँ सबने आपको सुना है, सुनिए वैश्विक बहना महामारी सुना अगर है देश में है तो सबने आपको, आप दवा मांग रही थी, आप 30 लाख के लिए दवा मांग रही थी टेलीविजन पर बैठकर, आप इस चैनल पर बैठकर 30 लाख शुगर के मरीजों के लिए न्यूकर की दवा मांग रही हो, ये झूठ है, ये भ्रम है, ये गलत है, गलती मान लीजिए। वीरेंद्र जी महाराष्ट्र 30 लाख मरीजों को न्यूकर नहीं हो रहा है हरियाणा में। चलिए ठीक है, अब मैं डॉक्टर का रुख कर लेता हूं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप हो गए। डॉक्टर दानिश जमाल जी मुझे बताइए कि क्या वाकई में जो दवा हमको चाहिए एम्फोटेरेफिन बी, क्या वाकई में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई उस तरीके से नहीं हो पा रही है? यही एक बहुत बड़ा इशू है क्या? सिर्फ यही एक बहुत बड़ा इशू है? हमारे पास जहां फरीदाबाद में दवा की शॉर्टेज है, और इसके जो हम रिप्लेसमेंट्स होते हैं जैसे कैस्पोफंजिन है, इंडोराफंजिन है, ये दवाइयां भी थोड़ी शॉर्ट हैं। और हमारे चौहान साहब से और बाकी सबसे भी अनुरोध है कि वो इस दवा को और ज्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश पूरी तरह करें ताकि हम सारे मरीजों को जहां तक हो सके बचा सकें। डॉक्टर साहब एक चीज स्पष्ट कर दीजिए, अनुरोध है आपसे कि क्या 30 लाख हरियाणा के शुगर के मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी की जरूरत पड़ सकती है किसी भी हालत में, जिस तरह हमारी बहन जी ने कहा? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन ये बात भी है कि जो भी हमारे शॉर्टेज की बात मैंने स्वीकार की, पहले मैंने भी माना कि दवा उतनी नहीं है अभी जितनी चाहिए और हम उसको ऑगमेंट करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हम ही करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए वीरेंद्र जी अब जवाब दे दीजिएगा इन लोगों की बातों का। मुझे केवल इतना कहना है कि दवा, मरीज, महामारी ये राजनीति के विषय नहीं है। कृपा करके दोनों बहनें मरीजों के लिए चिंता प्रकट करें, स्वागत है,
महामारी से लड़ने के लिए आप भी मोर्चे पर होंगी, हम सब मोर्चे पर हैं, परंतु लड़ाई जब लड़ रहे होते हैं तो भ्रम नहीं फैलाना होता। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे पैनिक फैले। खास तौर पर कांग्रेस इस समय में पैनिक खेलना चाहती है। ये पैनिक खेलने का समय नहीं है। ये समय निकिता बहन, एक मिनट, आप तो एक दिन में 90 सुई लगवा रही हो एक मरीज को। एक दिन में 90 इंजेक्शन लगवाने की घोषणा की आपने अभी बैठ के। एक दिन में 90 इंजेक्शन चाहिए एक मरीज को, आपने कहा। आपने उसके लिए माफी नहीं मांगी। आप चलिए ठीक है, कुछ फैक्चुअली मिस्टेक्स हो सकती हैं, मुझे लगता है कि वो बाद में भी करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हाँ आप स्वीकार रहे हैं वीरेंद्र जी, और मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम ये जितना जल्द से जल्द दूर हो जाए ताकि एक और आने वाला जो संकट है उससे हम लोग उसकी जद में ना जाएं। मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा, आप समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ब्लैक फंगस को लेकर के सरकार निश्चित तौर पर अपने स्तर पर जो बेहतर संभव प्रयास हो सकता है वो कर रही है, लेकिन इसको कितना जल्दी और बेहतर तरीके से वो एग्जीक्यूट करती है या सुनिश्चित करती है, ये भी सरकारों को ही देखना है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी ही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।